कॉन्फ्रेंस आउट हो गए 17 बारी 18 बारी। तो लगता था यार इतना क्रेज कि एक ही चीज के लिए इतनी बारी जा रहा है इंसान। तो कैसा लगा जब एसएसबी का आपका रिजल्ट आया होगा, आपकी यू हैव गॉट रिकमेंडेड, आपका एचएस नंबर बुलाया होगा, आप उठ के अपना नाम वगैरह आपने शाउट किया होगा और ये सब सोचा होगा कि मम्मी पापा को कैसा फील होगा, तो प्लीज उसके बारे में बताइए। मतलब जैसे आप भी पूछ रहे रिकमेंडेशन के बाद वाला, हर कोई यही पूछता है रिकमेंडेशन। लेकिन मैं सच बताऊं तो ना मुझे एक रत्ती खुशी नहीं हुई थी। Hello everyone, welcome to Varthi Varthi. Today we have a very special guest with us. Her name is Manisha. She has cleared her SSB in the very first attempt. और आज हम जानेंगे कि मनीषा ने बिना किसी कोचिंग के खुद से घर पे तैयारी कैसे की और कैसे उन्होंने एसएसबी का जो इंटरव्यू क्लियर किया था। तो वेलकम मनीषा, नाइस टू मीट यू। आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू। बहुत इजी क्वेश्चंस रहेंगे और ये एक इंटरेक्टिव सेशन रहेगा जिसमें हम ये देखेंगे कि जो इंसान घर पे बैठ के तैयारी कर रहा है वो कैसे इस एग्ज़ाम को निकालें, एसएसबी को पर्टिकुलरली। तो सबसे पहले आप अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताइए कि आपने एजुकेशन कहाँ से की, आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं और जो आपको सही लगे। तो जैसे आप जानते हैं मेरा नाम मनीषा उप्रेती है, मैं पिथौरागढ़ से बिलोंग करती हूँ। मेरी फैमिली में मेरे फादर, मदर, मैं और मेरी एक यंगर सिस्टर है। तो मेरे फादर जिला पंचायत में यहीं पोस्टेड है, मेरी मदर हाउस मेकर है, मेरी यंगर सिस्टर भी 11th क्लास में पढ़ती है। और अगर अपने बारे में बात करें तो मेरी स्कूलिंग 10th क्लास तक का मल्लिकार्जुन स्कूल पिथौरागढ़ से हुई। उसके बाद मैंने 11th-12th हरमन माइंड स्कूल भीमताल से करा। फिर अभी रिसेंट में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कर रखी है। आई डन BSc विद माई सब्जेक्ट बीइंग जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री फ्रॉम LSMGPGC कॉलेज पिथौरागढ़। ड्यूरिंग दैट टाइम मैं NCC में भी इनरोल थी, TUP NCC के अंडर, जहाँ मैंने NCC के कैंप करे, उसके अंदर C सर्टिफिकेट उसको अपनी ग्रेजुएशन के साथ ही कंप्लीट करा। और अगर अपनी हॉबीज़ के बारे में बात करूँ तो मुझे नोवेल रीडिंग पसंद है, उसके अलावा डायरी राइटिंग एंड आई ऑल्सो एंजॉय गार्डनिंग। ऑलराइट, आप प्लीज़ ये बताइए कि एसएसबी की तैयारी आपने कैसे स्टार्ट की और ये आर्मी वाली चीज़ आपके अंदर आई कहाँ से? क्योंकि ऐसा ये तो मुझे पता है कि पिथौरागढ़ में हर दूसरे घर में एक फौजी है, लेकिन आपको वो एक चीज़ कहाँ से पता चलेगी आपको यू हैव टू गो इनटू द फोर्सेस, मतलब आपको फोर्सेस में ही जाना है? आर्मी का ऐसा सच कोई टेम्परामेंट था नहीं, क्योंकि मैं सिविलियन बैकग्राउंड से हूँ। तो लेकिन जब मैंने NCC ली, तो जब मैं NCC में गई तो पहले तो मैंने NCC भी सच इसलिए ली थी क्योंकि उस टाइम पे कॉलेज की क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई थी और फिजिकल फिटनेस का भी थोड़ा बहुत कुछ करने के लिए हो नहीं रहा था। तो मैंने सोचा चलो NCC में जाते हैं, टाइम थोड़ा हो जाएगा और मज़ा भी आएगा, लोगों से मिलने का हो जाएगा। बट व्हेन आई वेंट ओवर देयर आई मेट पीपल, मतलब अलग अलग, जो बिल्कुल पैशनेट है एकदम आर्मी के लिए। हाँ बिल्कुल, एकदम ऐसे रगड़ा पड़ रहा है सुबह से शाम तक, इतना डेडिकेशन एंड आई वाज मतलब बहुत लूज सम टाइप की, मतलब कि ऐसे मजा आ रहा है टाइप का। फिर धीरे धीरे जब मैं करती गई NCC को, तो फिर मेरे को NCC में पता चला कि एक इवेंट होता है, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, इंटरनेशनल कैंप होता है, RDC के थ्रू उसका सिलेक्शन होता है। तो वो मुझे थोड़ा फैसिनेटिंग लगा कि यार ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, समथिंग दैट आई मस्ट डू, आई कैन ट्राई अपॉन। तो हमारे एक सीनियर थे, उनका नाम था सिद्धार्थ पाठक। तो वो कर आए थे उस टाइम फ्रेश YP रशिया। तो उनको देख के मुझे थोड़ा सा लाइक मोटिवेशन जैसा आया, यार ये अच्छी चीज़ है, ये करना है मेरे को। तो फिर मैंने RDC के लिए करा। तो जब मैं RDC करा तो RDC में अलग अलग इवेंट होते हैं, कोई राजपथ से करता है, कोई ड्रिल, कोई PMR। तो मैंने अपना इवेंट लिया था PCYC, दैट इज बेस्ट कैडेट एंड यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। वो एमलगेशन होता है, ड्रिल, कल्चर, आपका करिकुलम, आपकी एकेडमिक्स, आपकी परफॉर्मेंस, सब चीज़ों को मिला के एंड समाउ उसका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, हम थोड़ा बहुत SSB से रिलेटेड होता है। इन द पर्सपेक्टिव बीइंग कि उसमें GD होती है, उसमें लेक्चरेट होता है और उसमें आपका इंटरव्यू होता है। तो ये थी। फिर वहाँ से मेरे को मतलब थोड़ा SSB के बारे में पता चला कि SSB भी कुछ होता है, NCC एंट्री भी कुछ होती है, CDS एकेड भी एग्जाम होते हैं, ये सब मुझे कुछ पता नहीं था। तो फिर मतलब जब मैं वो करने लगी RDC की तैयारी, उसके साथ साथ मैंने सोचा कि चलो ठीक है फिर ये भी करते हैं। तो मेरा RDC हुआ, मैंने उसमें दिए, अपना इवेंट हुआ, मेरा सब कुछ हो गया, वो सब कंप्लीट हो गया एंड आई ऑल्सो मेड इट इनटू YP। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ईयर था 2020 का। तो जब तक का हमारी लिस्ट आती तब तक का कोरोना आ गया था, तो वो इवेंट तो पूरा कैंसिल हो गया। बट मीनवाइल मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे इन ड्यूरिंग दी NCC दैट आई मेड, जैसे वेरी बेस्ट, मतलब जो मेरे काइंड ऑफ बहुत सपोर्टिव रहा है, दैट वाज अतुल जोशी। वो बंदा अपना NDA के टाइम से SSB तैयारी करता, उसके मुंह से मैंने पहली बार सुना था कि SSB भी होता है। तो उसी ने मतलब समहाउ उसी के थ्रू मेरे को पता चलती गई चीज़ें। फिर हमारे जो सीनियर थे सिद्धार्थ पाठक, उन्होंने एक टाइप का मॉक
ऐसे क्लासेस कराई हमको Okay. SSB का पैटर्न बताने के लिए कि उसमें क्या होता है, क्या मतलब एग्जाम किस तरीके से होता है, इतने प्रकार के होते हैं, हाँ. क्या क्या इवेंट होता है, क्या क्या चीजें मतलब करनी चाहिए उसके लिए। हाँ. तो मतलब वहाँ से मेरे को थोड़ा ब्रीफ आइडिया मिला कि SSB ऐसा होता है, उसमें इंटरव्यू भी होता है, GD भी होता है, ये सारे इवेंट होते हैं। Okay. तो फिर मैंने जब वो करा तो फिर थोड़ा आइडिया आ गया, मतलब लाइक अराउंड द सेकेंड ईयर ऑफ माई NCC या थर्ड ईयर आप मानिए कि मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया आ गया था SSB के बारे में। Okay. तो फिर थोड़ा था कि मतलब मेरे लाइफ में ऐसा था कि मतलब मैंने SSB इसलिए नहीं करा कि मेरे को करना है, मैंने हाँ. इसलिए करा कि मेरे को बस देना है, ये होता क्या है? हाँ एक एक्सपीरियंस लेना है। अरे. क्योंकि लोग ऐसे मतलब जैसे मैं सुनती थी कॉन्फ्रेंस आउट हो गए 17 बारी 18 बारी, तो लगता था यार इतना क्रेज कि एक ही चीज के लिए इतनी बारी जा रहा है इंसान, इवन आफ्टर बीइंग मतलब वो रिजेक्ट हो जाने के बाद भी। एंड आई वाज लाइक यार ये देख कर कैसा होता है। तो फिर उसके बाद मैंने तैयारी मैंने बेसिकली SSB के लिए अभी मतलब तब तो मेरे को थोड़ा आइडिया आ गया था। फिर एक ओरिएंट होके तैयारी होना मैंने ग्रेजुएशन के बाद से शुरू करा। Okay. कि मतलब कि रेगुलर बेसिस में देखना चीजों को आसपास का। अब SSB कुछ ऐसा तो है नहीं कि आप बैठ के सिलेबस है कोई कि उसको पढ़ लो। हाँ. तो बस अवेयर होना पड़ता है चीजों के हिसाब से। Okay. और फिर जैसे मेरे को जितने गाइडेंस मिली थी, मेरे को ऐसे कुछ मिली नहीं थी कि कुछ पढ़ लो कुछ लिखो, जैसे बहुत काफी लोग बोलते हैं कि रट्टा मान लेना चाहिए सब। तो मैंने बस अपने ऊपर काम करा, अपनी हॉबीज के ऊपर, अपनी वीकनेस स्ट्रेंथ्स के ऊपर, और फिर उसी अकॉर्डिंग मैं अपने SSB देने चले गई। तो ये आप बताइए कि आपके लिए NCC एंट्री से आप रिकमेंड हुई, उसके बाद आपने CDS, FCAT और बाकी जो एग्जाम्स होते हैं जिनके थ्रू आप जा सकती है ND, अब तो खैर ND के टाइम पे आप नहीं रहेंगी, अब तो गर्ल्स के लिए होता है अलाउड हो, तो आपका CDS, FCAT में क्या रहा अभी तक? मैंने CDS का लास्ट अटेम्प्ट दिया था आपका 2022 का फर्स्ट वाला, और FCAT भी दिया था 2022 का फर्स्ट वाला, ग्रेजुएशन के जस्ट बाद वाले दोनों एग्जाम दिए थे। तो आई कुडंट मेक इट टू CDS नीदर FCAT, दोनों के दोनों नहीं हुए क्लियर। उसके बाद देन आई ओनली हैड माय SSB NCC एंट्री, तो मैंने उसके लिए ओरिएंट होकर तैयारी करी। उसके बाद मीनवाइल आई वाज आल्सो स्टडीइंग फॉर GS और अपना बेसिक जो हमारा सिलेबस होता है। तो मैंने FCAT मेरा सेकंड CDS अटेम्प्ट तो था नहीं एज के हिसाब से, तो मैंने FCAT दिया, तो वो मेरा क्लियर हो गया अभी ये वाला। ओके, लास्ट वाला। हाँ, ये जो रिसेंट वाला है, सेकंड ऑफ 2022। तो उसकी SSB आई गेस मैंने मार्च की ली है, दिसंबर की। तो कैसा लगा जब SSB का आपका रिजल्ट आया होगा, आपकी यू हैव गॉट रिकमेंडेड, आपका SS नंबर बुलाया होगा, आप उठ के अपना नाम वगैरह आपने शाउट किया होगा और ये सब सोचा होगा कि मम्मी पापा को कैसा फील होगा, तो प्लीज उसके बारे में बताइए। मतलब जैसे आप भी पूछ रहे रिकमेंडेशन के बाद वाला, हर कोई यही पूछता है रिकमेंडेशन। लेकिन मैं सच बताऊं तो ना, मुझे एक रत्ती खुशी नहीं हुई थी। मतलब मेरे साथ क्या हुआ कि मैं 19 SSB इलाहाबाद से रिकमेंड हुई। तो मतलब एक मुझे तो कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं रिकमेंड हो जाऊंगी। मुझे डर था इस ट्रेनिंग का। तो एक इंसिडेंट है वो भी बताऊंगी, लेकिन पहले मैं वो बताना चाहती हूँ उस मोमेंट का। तो जैसे मेरे से पहले एक बंदी का नाम बोला, आई वाज लाइक कि आ ही जाएगा मेरा नाम, तो आ ही जाएगा। तो सेकंड ने मेरा नाम बोल दिया था, और जिस मैं खड़ी हुई मैं आगे गई, मेरे बाद बोले जा रहे हैं। बाकी सारे जितने भी बैच थे उनमें से 6-7 इस तरीके से बंदे रिकमेंड हुए थे, हमारे इसमें 10 लोग रिकमेंड हुए। मेरा तो वहीं पर को मन बैठ गया था क्योंकि आई नो कि सिर्फ 4 वैकेंसी है, और उस टाइम तक का अराउंड 26 बंदे तो हमारे सेंटर से हो गए थे रिकमेंड। मेरा तो दिल बैठ गया था एकदम। फिर मेडिकल में काफी लोग वो भी बाहर हुए। हाँ, मतलब मेडिकल का ऐसा हुआ कि काफी बहुत सारे लोगों को ऐसे बांट रहे थे, बिल्कुल TR दे रहे थे। हाँ, बिल्कुल ऐसे प्रसाद के जैसे बांट रहा था TR। कौन सा सिलेक्शन सेंटर था इलाहाबाद का? मेरा 19 SSB इलाहाबाद थी। ऑलराइट, तो आप यहीं से ट्रैवल करके गई थी पिथौरागढ़ से? हाँ, मैं यहाँ से गई थी। मेरी रिपोर्टिंग थी 30 तारीख को, तो मैं 28 तारीख को यहाँ से निकली। फिर मैंने वहाँ से हल्द्वानी से ट्रेन ली। पहली बार मैंने अकेले ट्रैवल करा था, तो मैं वहीं गई। फिर मेरे पापा पहले इंसिस्ट कर रहे थे कि मैं भी आता हूँ साथ में, बट समहाउ आई मैनेज कि मेरे को अकेले जाना है। तो मैं वहाँ गई। रात को मैंने वहाँ होटल ले लिया था, सुभाष होटल। उसके बाद अगले दिन मेरी रिपोर्टिंग थी मॉर्निंग में। तो आप स्क्रीनिंग के बारे में बताइए कि आप कितने लोग अपेयर हुए थे, और जैसे काफी लोग ऐसे थे कैजुअल्स में आ जाते हैं, या फिर क्या अपीयरेंस का कितना इंपॉर्टेंस है इसमें, आप एक प्लीज बताइए। स्क्रीनिंग का ऐसा है, स्टार्टिंग में जैसे हम वहाँ पहुंचे सेंटर पे, तो बाहर कोई खड़ा ही नहीं था। एंड आई फेल्ट कि यार मैं सब है कि नहीं ऐसे हाँ, एक बार मुझे डाउट हुआ, और एक बार वाली फील आई हम फर्स्ट। तो
मैं अंदर गई, अंदर इतनी लाइन लगी थी, काफी सारे लोग खड़े थे। एनसीसी में तो काफी भीड़ होती है, बहुत लड़कियां इतनी सारी, मतलब जहाँ देखो यहाँ भी खड़ी है, यहाँ भी खड़ी है, यहाँ भी खड़ी है। फिर मैंने किसी से पूछा कहाँ जाना है, उन्होंने बोला उधर लगेज रखना है, इधर लाइन पे लगना है। फिर हमारा थोड़ा सा कोविड का टेस्ट हुआ, जो डॉक्यूमेंट मांगे थे बेसिक वो चेक हुए, फिर हमको बैठा दिया था, ब्रेकफास्ट कराया, फिर ट्रेन का शुरू हुआ। काफी लेंथी प्रोसेस, बहुत टाइम लगता है डॉक्यूमेंट वगैरह में। उसमें काफी लोग, कुछ लड़कियां ऐसी आई थी जो नॉट एलिजिबल थी, मतलब जैसे एनसीसी एंट्री के लिए सिर्फ सी सर्टिफिकेट होना चाहिए या बी होना चाहिए अपेयरिंग का, उसमें आपका अल्फा या ब्रावो ग्रेड होना चाहिए, सी ग्रेड वाले नहीं आ सकते हैं। लेकिन वैसे में भी लड़कियां वहाँ पहुंची हुई थी, सी ग्रेड वाली भी ट्राई मार लेते हैं। हाँ। तो जैसे एसएसबी में काफी ऐसे फ्रिल्स भी हैं कि जैसे काफी लोग बोलते हैं ना कि आपको 5 दिन एकदम ऐसे बैठना है, अगर इंटरव्यू तो स्ट्रेट होके बैठना है, बात अगर इंग्लिश में, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है या अपने आप को अगर व्यक्त भी नहीं कर पाते आप, जैसे काफ़ी लोग होते हैं उनको इंग्लिश में काफ़ी दिक्कत होती है, और काफ़ी ऐसे होते हैं उनको इंग्लिश इतनी आती है कि अपने आप को बता पाए, दूसरे को व्यक्त कर पाए क्या बोलना चाह रहे हैं। तो फिर आपको लगता है इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट है, और जो फ्रिल्स वगैरह है कि ऐसे बैठना है, बाल एकदम छोटे होने चाहिए, फिट होने चाहिए, मतलब बाकी चीज़ जो है, तो जितना हाइप कर रखा है कोचिंग इंडस्ट्रीज में, आपको क्या लगता है कितना है? नहीं, आई डोंट थिंक कि लुक्स वगैरह का इतना ज़्यादा है, वो बस आपकी पर्सनालिटी का असेसमेंट है एसएसबी। तो आप मैटर नहीं करता कि आप कैसे बनकर आए। इवन वहाँ लोग टैटू वाले थे, लंबे बाल, खुले बाल, ऐसे कुछ परेशानी की बात नहीं। रिकमेंड वगैरह हुए? हाँ, बस ये है ना कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो। आर्मी तो आप में ढाल ही देगी वो सब चीज़ें, बस आप उस टाइम पे आप कैसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आप उस बैकग्राउंड के साथ मतलब कन्वीनियंस में है या नहीं है। अब जो लोग, जैसे मैं हूँ एनसीसी से, सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मी टू बी, मतलब मैं बिल्कुल मेकअप करके जाऊँ, ऐसा नहीं करोगे ना, क्योंकि हम ग्रूम्ड है उस तरीके से। तो आपकी ग्रूमिंग देखी जाती है कि आप कैसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं, क्या चीज़ आप उसके साथ कोई रिलेवेंस में है या नहीं है। और जहाँ तक के लिए इंग्लिश के बाद, तो उसका भी मेरे को नहीं लगता कि इतना ज़्यादा हाइप अप जिस तरीके से नहीं है। अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, वेल एंड गुड, और अगर नहीं कर सकते हो तो ऐसा है कि थोड़ी बहुत हिंदी चल जाती है, लेकिन अगर 100% हिंदी है तो वो भी नहीं हो पाएगा। रिवर्ट बैक करते हैं हाँ, इंग्लिश में आने की। हाँ, तो वो कहते हैं कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, यू कैन स्विच बैक टू हिंदी एंड कम बैक टू इंग्लिश एज सून एज पॉसिबल। तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, बस आप अपने मतलब आप पावर एक्सप्रेशन जो है ना आपकी, वो हो सकता। तो आप ऐसा कुछ बताइए जो एसएसबी में आपको लगा कि बाकी लोगों ने गलती करी, जिससे हमारे व्यूअर्स कुछ सीख सके, उनको नहीं करनी चाहिए, ऐसा कुछ अगर आपको याद हो कि कुछ उन्होंने गलती की हो? हाँ, एक इंसिडेंट है जो मेरे को लगता है कि मेरे सीजन में सबसे बड़ा ब्लंडर जो चीज़ हुई थी, जिसका इवन मेरे परफॉर्मेंस में भी कहीं ना कहीं असर पड़ा होगा। वो था हमारा ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के टाइम पे। तो हम लोग सब बैठे हुए थे, चेस्ट नंबर 9, 10, 11 ऐसे करके सब। तो हमारे उसमें क्या हुआ कि डिस्कशन करा हम लोगों ने आपस में। तो एक दो लोग ऐसे थे जो बार बार हमारे, मतलब जैसे आगे को बढ़ती है बातें कि दोबारा वापस पहली प्रॉब्लम है, अरे वो क्लियर नहीं हुआ है, उसको करो पहले क्लियर, इस टाइप का एटीट्यूड। मतलब ये नहीं कि प्रोग्रेसिव एटीट्यूड नहीं होता है जिनका। और दूसरे एक हमारे इसमें था कि जब हम लोगों का कंक्लूजन करने का टाइम आया, सर ने बोल दिया आपको कंक्लूजन करना है, तो जैसे होता है कि वो ग्रुप की बात है ना, आपको ग्रुप से डिस्कस करना है, आपको सर से थोड़ी ना करना है। बिल्कुल। तो जो एक हमारे उसमें कैंडिडेट थी, वो बंदी खड़ी हो गई, सर के कहते कि कंक्लूजन करो। उसने किसी एक बारी के लिए भी ग्रुप की तरफ नहीं देखा, सीधे आगे गई। वो अपना स्टिक होता है जिससे एक्सप्लेन करता है, वो पकड़ा और एक्सप्लेन करने लग गई ग्रुप कंसेंसस बिना ग्रुप से पूछे कि क्या मैं जाऊं, क्या मैं बोलूं, क्या हम लोग बोलेंगे। हाँ, उसने पूरा अपना आइडिया थोप दिया वहां पर को। एक बारी के लिए भी उसने कोई भी ग्रुप का आइडिया नहीं लिया, जो भी ग्रुप में डिस्कशन हुआ था, बस अपने अपनी मर्जी से जो उसका प्लान था, अपना पूरा प्लान आपको जाके ऐसे ऐसे करके बोल दिया। एंड आई वाज टोटली शॉक्ड कि ये क्या हो गया। एक बार तो समझ नहीं आया मुझे कि क्या सर ने इससे बोला क्या करके। तो लास्ट में पूछते भी तो है कि आपने इक्वल वो किया कि नॉमिनेट किया, ऐसा कुछ सर वो अंदाज आ गया था ना वहां पर। तुमने बोला नहीं कुछ? उन्होंने कुछ नहीं कहा। जैसे हमारे इसमें क्या हुआ था कि एक ने कुछ बोला था, हमने कुछ और डिसाइड किया था, जो डायरेक्ट किया था उसने कुछ और ही बोल दिया था। तो जब उन्होंने पूछा कि डू यू एग्री टू दिस, तो हम सबने हाँ बोला, जो कि गलत है मेरे हिसाब से। वो उससे पहले हुआ था, जब वो आगे गई तो उसने कहा सर मे आई गिव द ग्रुप कंसेंसस। उसने कहा डिस्कस टू योर ग्रुप व्हाटएवर यू एग्री। अब वो आगे जाके खड़ी हो गई है, वहां को कोई ऑब्जेक्ट करने वाला था नहीं, तो उसने पूछा नहीं, उस सीधे बोलना शुरू कर दिया। उसके बाद सर ने कहा ओके फाइन, सो दिस इज योर ग्रुप प्लान, एवरीबॉडी सेड यस। ओके, सो इट वाज टोटली रूइंड। हां, आप कुछ ऐसा जो कि जो इंसान सिर्फ घर पे बैठ रहा है, वो ऐसा क्या करे, उसका क्या रूटीन रहना चाहिए मॉर्निंग से लेके इवनिंग का, जो लेट्स से कि जो ऑफिस गोइंग या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट नहीं है, जो घर पे सिर्फ बैठ रहा है, तैयारी कर रहा है एसएसबी की प्रॉपर्ली, सिर्फ एसएसबी ही कर रहा है, वो उसका रिटर्न निकल चुका है या फिर रिटर्न के साथ साथ एसएसबी कर रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए, क्या क्या ऐसी आदतें हैं जो अपने डेली रूटीन में ढाल सकता है जिससे उसको मदद मिले इसमें? आई फील कि मतलब
एक तो हर किसी की लाइफ सेम नहीं होती है, हाँ। और हमारी लाइफ हर दिन एक जैसी नहीं होती है, हाँ। अप्स एंड डाउन्स आते हैं। और Yes. सबसे बड़ी बात, अगर आप घर पे रह के कर रहे हो तो आपके ऊपर अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत सारी आ जाती हैं। कभी हो सकता है बाजार से कुछ सामान लाना पड़ जाए, कभी कुछ। तो ऐसे कोई स्ट्रिक्ट रूल वाला कुछ नहीं रखना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट आपके आवर्स फिक्स्ड होने चाहिए कि मेरे को इतना करना है तो करना है। Okay. अगर मैंने 4 घंटे एसएसबी के लिए देने हैं तो देने हैं, और वो उस 4 घंटे में आप क्या कर सकते हो? उस 4 घंटे में सबसे मेन चीज़ तो है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना है। आपको खुद को देखना है कि पहली चीज़ तो खुद के लिए कॉन्शियस होना है कि आप किस चीज़ों में अच्छे हो, आप किन चीज़ों में खराब हो, आपको क्या कहाँ काम करने की ज़रूरत है। आपको अगर अपनी लैंग्वेज में काम करना है, फ्लुएंसी में काम करना है, वो कैसे ठीक होगा? क्या आपको उसके लिए कुछ एक्सटर्नल सोर्स पढ़ने पड़ेंगे या कुछ और रेफर करना पड़ेगा? और एसएसबी ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अपने पे काम करके होती है, आपको सोशल एटमॉस्फेयर बना के रखना पड़ता है। तो अपने जैसी मेंटालिटी, अपने जैसे दोस्त जो सेम चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो होना अगर हो तो वो बहुत अच्छा होता है अपनी प्रिपरेशन के लिए। जैसे मेरे टाइम पे मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स थे, तो हम आपस में एक दूसरे को करस्पॉन्ड करते रहते थे, एक दूसरे को बताते रहते थे। जैसे एक सेक्शन होता है एसडी का, सेल्फ डिस्क्रिप्शन का, वहाँ लिखना होता है कि व्हाट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू, व्हाट योर फ्रेंड्स थिंक अबाउट यू। अब वो तो What do you think about हाँ, the तो फिर उसके लिए आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा, पता रहना चाहिए। हाँ, और उसके लिए आपको रिवर्ट बैक भी करना पड़ता है अपने फ्रेंड्स लोगों से, हाँ। कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ तू भी वैसे ही सोचता है मेरे बारे में। जैसे मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि तू बोल्ड है, हाँ। और मेरे को भी लगता है मैं बोल्ड हूँ। Okay. तो जब हम आप और कुछ चीजें से जो उनको लगता है मेरे को नहीं लगता नहीं है, लगता है। वो मेरे को मेरी वीकनेसेस बताते हैं, तो इसमें खराब है, इसमें काम कर। तो वो सब चीजें एक दूसरे में ऐड ऑन हो जाती हैं, वो हमारा सोशल ग्रुप भी बनाती हैं, हम प्रोग्रेस करने में भी हेल्प करती है। और उसके अलावा मेरे को ऐसा लगता है सर कि सिर्फ घर पे बैठ के ही नहीं होती है, हमको अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए, नई नई जगह जाएं, नए लोगों से मिलें, नई चीज़ों को पढ़ें। और 2 चीज़ जो मैं मतलब मेरे को लगता है कि मेरी लाइफ में भी हेल्प करी, और आई गेस कि हर किसी की लाइफ में हेल्प करेगा, वो है रनिंग एंड रीडिंग। रनिंग से स्टेमिना फिजिकल के साथ साथ मेंटल भी बनता है, बिल्कुल। परसिस्टेंस आती है कि करना है। और रीडिंग हमारे विजन को बढ़ाती है, नई नई चीज़ों के बारे में पता चलता है। जब आपको पता ही नहीं होगा कि आपके आसपास भी इतनी सारी चीज़ें हैं, तो आपका होराइजन ही डेवलप नहीं होगा। तो एक्सपोजर लेना बहुत ज़रूरी है। इतने सारे इवेंट होते हैं पिथौरागढ़ में, कभी NYKS के थ्रू होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो उनमें जाइए, उनको मतलब एज ए इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करिए। हाँ। तो उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आसपास भी कंपटीशन क्या क्या लेवल है, आपको अपने जैसे मेंटालिटी के लोग मिलेंगे, तो somehow it all add up to your preparation and your grooming as a person। काफ़ी लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं मुझसे कि सर आप बताइए कि एसएसबी के लिए कैसे करें, तो मैं उनको ये बताता हूँ। अब आप मेरे को बताइए कि मैं सही हूँ इसमें, क्या गलत। जैसे मेरा ये मानना है कि अगर आप घर पे रहते हैं और आपको एसएसबी की तैयारी करनी है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप एक अच्छे स्टूडेंट बनिए, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसमें अच्छा करिए, अगर आप फ्रेंड है तो उसकी मदद करिए, घर पे अगर मम्मी के साथ झाड़ू लगाइए, बर्तन धोइए, जो भी कर सकते हैं वो करिए। कहीं आप जैसे कुछ भी कर रहे हैं, टीचर है तो अच्छे से पढ़ाइए, ट्यूशन देते हैं तो मेरा मानना है कि जो भी आप कुछ काम कर रहे हैं, अगर झाड़ू भी लगा रहे हैं तो इतने अच्छे से लगाना है कि एक दिन राष्ट्रपति भवन में लगाने मिले, तो सब कुछ इतना अच्छा करना चाहिए। ये मेरा मानना है। आप क्या कहते हैं इस पे? इसका मतलब यही है कि जो भी आप करते हो उसमें अपना 100% एफर्ट दीजिए। हाँ, बिल्कुल वही बात है। तो वही है कि, और ये नहीं है कि मतलब एक चीज छोड़ दी एक चीज पकड़ ली। हाँ। फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, पढ़ाई है, स्पोर्ट्स है, फिजिकल फिटनेस है, सब कुछ करना है। हाँ, टाइम एक स्लॉट एकदम प्रॉपर होना चाहिए सब चीज का। हाँ, सब कुछ करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। हाँ। क्योंकि लाइफ है वो एक ही टाइम मिलती है। सही बात है। एसएसबी सबसेट है, इट्स नॉट अ लाइफ। तो हाँ। वो बस एक छोटा सा हिस्सा है। हाँ। तो करना सब कुछ है, एंजॉय भी करना है अपनी जगह पे, हाँ। लेकिन जो चीज के लिए डेडिकेशन है, जिस चीज के लिए आप एम कर रहे हो, हाँ। उसकी कंस्ट्रक्टिव वे में करना है सब कुछ। ओके, ताकि उसमें हेल्प हो। इंटरव्यू यहाँ पे खत्म होता है हम लोगों का। तो दिस वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू, वेरी फर्स्ट इंटरव्यू। तो मैंने ऐसा सोचा था कि मैं एक गिफ्ट दूंगा जो भी इंटरव्यू जो साथ में रहेगा उसे। तो दिस इज माय नोवेल, वेरी फेवरेट टू मी। इसका नाम 12th फेल है। इसमें लड़का 12th फेल होता है, उसके बाद IPS बनता है। तो देयर इज नथिंग विच इज इम्पॉसिबल, दिस इज माई बिलीफ, माई हम्बल बिलीफ। तो ये बुक मैं मैम को देना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इसे मैम भी पढ़ें, और आई होप कि आपने पहले नहीं पढ़ी हुई है। नहीं, सही तो नहीं पढ़ी है। दिस इज फॉर यू। थैंक यू सो मच। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आई होप जितने व्यूअर्स हैं उनको भी कुछ सीखने को मिले। अगर आपका कुछ डाउट हो जो आप मैम से पूछना चाहते हैं, आप कमेंट डाउन करिए, आई विल लेट हर नो। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।